एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और इस वक्त मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय उनसे करवा दूं। प्रफुल्ल पटेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं और कद्दावर नेता हैं, साथ ही साथ मंत्री भी रह चुके हैं पूर्व सरकारों में। प्रफुल्ल पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और पहला सवाल मेरा आपसे यही है, शिवसेना के मुखपत्र सामना में जो बातें कही गई और ये कहा गया है कि अब यूपीए का नेतृत्व शरद पवार को संभालना चाहिए, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, सामना एक मुखपत्र जरूर है, लेकिन एक सामान्य अखबार भी है और इसलिए एडिटोरियल के व्यूज़ कुछ हो सकते हैं। शायद वो शिवसेना के हैं या नहीं, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आज जो उसमें बड़ी बात जो उसमें बताई गई है कि सभी विपक्षी दलों को थोड़ा बहुत एकजुट होने की आवश्यकता है, कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इस बात पर उस एडिटोरियल में जोर दिया गया है, क्योंकि एक ज़माना ज़रूर था कि कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान की पैन इंडिया पार्टी थी। सर, विपक्ष का एकजुट होना अलग बात है। दूसरी चीज जो इसमें बात कही गई है, सवाल दरअसल मेरा ये है, लीडरशिप को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। विपक्ष के लीडरशिप को लेकर अगर सवाल खड़े किए जाते हैं तो उसका बड़ा सीधा सा मतलब है निशाना कहां है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर। क्या आपको लगता है कि हाँ, वाकई में अब यूपीए में लीडरशिप को बदलने का वक्त आ चुका है? मैं किसी भी पार्टी की अंदरूनी लीडरशिप के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं समझता, न करूंगा। लेकिन इतना ही मैं जो कह रहा था, जो बात पहले, कि एक वक्त था कि कांग्रेस पूरे इंडिया के हर स्टेट में कहीं ना कहीं मौजूद थी या ज़्यादा करके स्टेटों में लीडरशिप के रोल में थी। आज वो चित्र बदला हुआ है और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पर रीजनल पार्टीज़ या और कोई पार्टीज़ वहाँ पर आज कार्यरत है। तो कांग्रेस का जो दायरा है वो निश्चित पहले से सीमित हुआ है, घटा है। और इस वजह से जब तक, जैसे यूपी हम 2004 से 14 बनाए हमने, तो कांग्रेस की 2004 में केवल 145 सीट थी, लेकिन बाकी सभी लोगों को जोड़कर जिस तरह से एक सरकार और अच्छी सरकार बना पाए। 2009 में भी हालांकि कांग्रेस की थोड़ी सीटें बढ़ी, लेकिन बाकी लोगों को लेकर ही सरकार बनी। तो आज थोड़ा दायरा, जब तक ये हम जो यूपीए जो आज कह रहे हैं वो यूपीए में सीमित पार्टियां ही हैं और इसलिए कहीं ना कहीं इसका दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि अब नेतृत्व तो शरद पवार साहब को सौंप दे विपक्ष? नहीं, ऐसी मैं कोई बात नहीं करूंगा और कोई ऐसा नहीं है। कोई भी योग्य व्यक्ति हो, और आज की जो परिस्थिति है, ये बात तो सही है कि एक और सशक्त भारतीय जनता पार्टी और एक उनके शीर्ष नेतृत्व जो भी आज नरेंद्र मोदी के माध्यम से है और उनके साथ में अमित शाह जी और बाकी के जो भी उनके सहयोगी हैं, तो एक उनकी पार्टी का जो सशक्त नेतृत्व है उसके सामने हम लोगों को भी उसी दर्जे से कम एक लोगों को विश्वास निर्माण करने की जरूरत है। संजय निरुपम साहब कह रहे हैं कि दरअसल ये कांग्रेस विरोधी अभियान है। जो लेख छपा सामना में शिवसेना के मुखपत्र में और जिस तरीके से शरद पवार को नेतृत्व देने की वकालत की गई है, ये कांग्रेस को, कुछ नेताओं को लग रहा है कि ये कांग्रेस विरोधी अभियान है। देखिए, ये कोई किसी का, मुझे देखिए, पहली बात तो सामना क्या लिखता है उसके लिए हम जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक उसमें जो भी मैंने भी पढ़ा है वो उनका एडिटोरियल, और उसमें उन्होंने एक लार्जर सेंस में यही कहा जो मैं पहले कह रहा था कि यूपीए को ब्रॉड बेस करना पड़ेगा। यूपीए कहो या उसका नाम कुछ भी और दीजिए, और केवल इसको कांग्रेस सेंट्रिक, कांग्रेस केंद्रित अकेला ही नहीं रख सकते। इसमें व्यापक, जब तक दूसरे पक्षों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो ये किसी भी तरह से एक जो यूनाइटेड, एक सशक्त फ्रंट लोगों को पर्याय के तौर पर दिखना चाहिए, वो नजर नहीं आने वाला है। तो उन्होंने कोई शरद पवार जी को ही नेतृत्व देना चाहिए ऐसी पेशकश नहीं कही है। नहीं, उन्होंने राहुल गांधी, सर, आप भी समझते हैं राजनीति में तमाम मायने मतलब होते हैं किसी भी वक्तव्य के, और मुखपत्र का मतलब भी है माउथ पीस है। अगर वहां पर ये लेख छप रहा है तो उसका बड़ा सीधा सा अर्थ है, हर कोई उसे समझ रहा है। और संजय राउत का भी इसी लाइन पर बयान है जो मैं आपसे कह रहा हूं। इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आप लोगों को भी लगता है, एनसीपी को भी ये लगता है कि अब वक्त आ गया है कि शरद पवार विपक्ष को लीड करें, ना कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी?
मैं शरद पवार लीड करे या नहीं करे मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज इस देश में कद्दावर नेता जो बहुत अनुभवी हैं और जिनको सर्वमान्यता है, उसमें जरूर उनका गिनती हो सकती है। लेकिन नेतृत्व करने की बात, ये हमारी बात करना ये कहाँ तक उचित है? और न मैं समझता हूं कि कोई शरद पवार जी की भी इस तरह की मंशा है। सवाल इतना ही है कि उनकी भी मंशा या बाकी पार्टीज की या सामना का भी जो आज कहना है वो यही है कि कहीं ना कहीं सब लोगों को एक जगह आने की जरूरत है। नहीं, एक जगह की बात तो है ही सर, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। वो आप सही कह रहे हैं, एक जगह आने की जरूरत है, ये बात तो विपक्ष के लोग महसूस कर रहे हैं, सामना में भी उसका जिक्र है। लेकिन लीडरशिप की भी बात की गई है, जिसे आप छूना नहीं चाह रहे हैं शायद किसी वजह से। आप लोग वहां सरकार में भी हैं, शायद आपको लगता होगा इस वजह से कहीं कोई कंफ्लिक्ट ना पैदा हो जाए। नहीं, हाँ, नहीं, सरकार में यहां रहने से उसका कॉन्फ्लिक्ट का कोई सवाल नहीं है। ये लार्जर इशू है। और एक बात बताइए, लीडरशिप तो किसी भी एक ग्रुपिंग की, जब तक सब लोग एक जगह बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, तय नहीं करेंगे, तो क्या कोई भी व्यक्ति अकेला ही अपना या कोई पार्टी अपना ही नेतृत्व का बिगुल फूकेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि शरद पवार जी का सवाल हो। शरद पवार जी की मंशा ये जरूर हो सकती है कि सबको एक जगह आना चाहिए, उसको लाने के लिए, सबको लाने के लिए वो जरूर कोशिश कर सकते हैं, उनके कद का, उनका अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नेतृत्व कौन करेगा, ये तो कोई आज किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। और मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात भी नहीं। तो अगर शिवसेना के कुछ नेता इस लाइन पर बोल रहे हैं तो वो गलत है, ये मानते हैं आप प्रफुल्ल पटेल साहब? नहीं, वो अग्रलेख में जो भी उन्होंने लिखा है कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने खाली एक लार्जर इशू को रेज किया है। अब उसका हर चीज का मायना, अगर हर छोटी मोटी चीज उसको जोड़ के अगर हम उसका ही अर्थ निकालेंगे, ऐसा नहीं। उन्होंने लार्जर जो इशू बताया है वो सही है कि कहीं ना कहीं ये बात को हम लोगों को सबको एहसास करना होगा और उसके हिसाब से काम करना होगा। उसमें यहां तक कहा गया है, आप तो कह ही रहे हैं प्रफुल्ल पटेल जी कि आपने भी पूरा लेख पढ़ा, उसमें तो यहां तक जिक्र किया गया है सर कि कांग्रेस के पास पूर्णकालिक अध्यक्ष तक नहीं है, यानी कांग्रेस की कमजोरियों की तरफ भी इशारा किया गया है। अरे मेरे भाई, आपका कहना जो भी है मैंने पढ़ा है, जो भी लिखा है उसके आपने वर्णन किया, ठीक है, मगर ये उनका व्यू है। अब कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किसके पास रहेगा, कैसे रहेगा, ये तो पहले तो उनको तय करना है, हम तो नहीं कर सकते थे। लेकिन इतना भी सच है कि कांग्रेस वर्तमान स्थिति में सारी जिम्मेदारी अगर हम ही उठा पाएंगे और हम ही नेतृत्व करेंगे या हम ही दिशा दिखाएंगे तो केवल अकेले वो नहीं कर पाएंगे, ये बात भी उतनी सत्य है। अच्छा। और शायद कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी भी इस बात को या सोनिया जी भी एहसास करते हैं। तो मतलब आप ये बात तो मान रहे हैं ना कि आने वाले दिनों में विपक्ष का चेहरा कौन हो, कौन लीड करे, कौन नेतृत्व करे, इस पर चर्चा करने की जरूरत है? भाई देखिए, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और अखिलेश यादव और मायावती जी हैं। अब उनको आपस में किस तरह से काम करना वो तो उनको तय करना होगा। बंगाल में आज ही मैंने अखबार में या कल भी अखबार में आया था कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाकर ममता बनर्जी के खिलाफ में लड़ने की तैयारी की है। तो ये सारी बातें जो लार्जर इशू जो आपने रेज किया या सामना के एडिटोरियल के आधार पर आप जो मुझे पूछ रहे हैं, तो ये अभी लार्जर इशू तो एड्रेस हुए नहीं है। और उसी तरह से कांग्रेस नवीन पटनायक के खिलाफ भी लड़ती है, कांग्रेस जगन रेड्डी के खिलाफ भी लड़ती है, कांग्रेस केसीआर के खिलाफ भी लड़ती है। तो ये सारी चीजों का जवाब केवल हम यहां पर बैठ के अगर आपको देने लगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई नतीजा आएगा। प्रफुल्ल जी, आप केंद्र में भी मंत्री रहे, आपका बहुत लंबा चौड़ा सियासी अनुभव है, राजनीति को, सियासत को बहुत करीब से आप समझते हैं। विपक्ष के लिए जो तारीख में सबसे बड़ी जरूरत है वो एक मजबूत पहिए की है, और उसकी धुरी कौन बने, यानी एक्सिस कौन हो, इसकी आवश्यकता क्या आप महसूस करते हैं? इस लिहाज से मैं सवाल पूछ रहा हूं कि अब तक कांग्रेस के ही इर्द गिर्द सारी चीजें होती रही हैं, ये पूरा नेतृत्व उन्हीं के पास रहा है। क्या अब आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि अब और भी पार्टियों को मौका मिले नेतृत्व संभाले वो विपक्ष में? नहीं, ये बात तो मैंने पहले कहा कि हमको सब पार्टीज को एक जगह जहां तक बने वहां तक सबको लाने की कोशिश करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसमें नेतृत्व कौन करे इसके बारे में चर्चा उस बैठक में हो, क्योंकि कोई भी एक पार्टी या कोई अगर बाहर से अगर सुझाव आएगा किसी और के लिए तो ये बात ठीक नहीं होगी। इसलिए आज कांग्रेस को भी ये महसूस करना होगा कि वक्त आया है कि बाकी सबको बराबरी का स्थान देकर, दर्जा देकर, बैठाकर कोई एक रास्ता निकाला जाए।
ठीक है, अब मैं आपसे किसान आंदोलन पर एक सवाल पूछना चाहूंगा। इतने दिनों से जो ये लगातार गतिरोध जारी है, आपको क्या लगा इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार की तरफ से ईमानदारी से प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, या इसके लिए कहीं ना कहीं विपक्ष भी दोषी है? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं एनसीपी के बारे में बोल सकता हूँ। हमने कहीं भी किसान आंदोलन में कोई राजनीति हमारे ओर से होने नहीं दी है, न हस्तक्षेप किया है। ये स्फूर्ति से किसान अपने आप रास्ते पर उतरे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं, और सरकार उनके ही प्रतिनिधियों से बात कर रही है। सवाल इतना ही है कि मुझे भी याद है, मैं संसद में था जब ये बिल पारित हुआ, और बड़े जल्दबाजी में ये बिल पारित हुआ। 2 घंटे में ये बिल को मंजूरी मिल गई, किसी को बोलने का कोई ज्यादा वक्त नहीं मिला और अपने सुझाव न रख सके। हमने उस वक्त इसी बात को रखा था कि भाई अगर बिल में कुछ अंश अच्छे हैं, आप कहते हैं अच्छा है, ऐतिहासिक है, किसानों के हित में है, तो कोई बात नहीं है, उसका स्वागत हम करेंगे, लेकिन थोड़ा उसका हमको अध्ययन तो करने दीजिए। कुछ चार ऐसे लोगों से बात करने दीजिए, संगठनों से बात करने दीजिए कि जिनके माध्यम से हमको उनकी कोई अगर आपत्तियां हैं या और कोई उससे भी बेहतर सुझाव है तो उसके बारे में जानकारी मिलेगी। अच्छा। और मैंने तो अपने भाषण में भी कहा था कि शरद पवार जी हैं, कृषि के क्षेत्र में बहुत जानकार हैं, प्रकाश सिंह बादल हैं, वो उनके ही अलाई रहे, वो भी बड़े जानकार व्यक्ति हैं, देवेगौड़ा जी हैं, उन्होंने भी किसानों के लिए पूरी जिंदगी काम किया है। नहीं, और लेकिन भी बहुत सारे प्रफुल्ल जी, लोग हैं, संगठन है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग दरअसल सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं किसानों के नाम पर। यही शरद पवार जब केंद्र में कृषि मंत्री हुआ करते थे तो खुद उन्होंने एपीएमसी एक्ट में संशोधन की बात कही थी। बाकायदा इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार को पत्र भी लिखा था। आज इसको लेकर वो मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध किया जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप शायद इस बात को पूरी तरह से समझने की कोशिश करें कि उन्होंने एपीएमसी एक्ट में संशोधन हो, सुधार हो, इसके बारे में लिखा है, तो उसमें कोई हमारा आज भी कहना नहीं है। इसमें ये बिल के माध्यम से एपीएमसी का भविष्य क्या रहेगा, एपीएमसी आगे जरूरत रहेगी कि नहीं रहेगी, यही एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। दूसरी बात, ये एमएसपी का जो आज किसान जो उतरे हैं सड़कों पे, एमएसपी के बारे में ये सरकार जरूर कह रही है कि आज तक कोई बिल में नहीं था, लेकिन जब आप संशोधन कर रहे हैं तो जरूर आपको या तो उनको आश्वस्त पहले ही कर लेना था बिल लाने के पहले। बिल आने के बाद, पारित होने के बाद लोगों में असंतोष पैदा हुआ, उसके बाद सरकार कहने लगी कि नहीं, एमएसपी कभी जाने वाला नहीं है। तो ये सारी चीजों का खुलासा अगर पहले कर दिया होता। तीसरी बात, आज अगर प्राइवेट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे कोई फार्मर किसी को माल अपना सामान बेचता है, पैदावार, तो कल उसमें कोई डिस्प्यूट आया, कोई झगड़ा हुआ, कोई पैसा न दे के भाग गया, या कोई और लो क्वालिटी का आपका फ्रूट है या वेजिटेबल है, ऐसा कहकर उसको फार्मर को नुकसान होता है, तो वो किसके दरवाजे अपनी मतलब सेटलमेंट के लिए जा सके, किसके पास अपनी वो राय रख सके या अपनी व्यथा रख सके, ये कहीं बिल में इसका प्रावधान नहीं है। तो इसलिए अगर ये सारी बातों को अगर अच्छे तरह से मिला जुलाकर सबसे राय लेकर, देखिए, सुधार होना चाहिए, किसानों को 2 पैसा ज्यादा मिले, चाहे वो व्यापारी दे या चाहे एक मल्टीनेशनल दे, वो हमारे को उसमें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल मैं भी सर वही तो है, सरकार बार बार यही कह रही है, सरकार के तमाम मंत्री, खुद प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने जा रही है। एमएसपी को लेकर भी पहले वाली व्यवस्था जारी है, एपीएमसी एक्ट को लेकर भी स्थिति साफ की गई है, मंडियों को लेकर कहा गया ऐसा क्योंकि पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी। तो अखिलेश जी, तो आप जो कृषि क्षेत्र में जो आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, जो आज दिल्ली के दरवाजे पर बैठी हैं, 1 महीने से करीब बैठे हैं, आप उनको समझाइए ना। इसमें कोई शरद पवार जी, एनसीपी या कोई राजनीतिक पार्टी का कोई विरोध नहीं है। अगर वो संतुष्ट हैं, वो उनको लगता है कि हमारे हितों की रक्षा हो रही है, हमारे लिए अच्छा हो रहा है, तो बिल्कुल आप उनको खुश रखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, आखिरी सवाल है सर, आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी मार्च करने के लिए निकले, राष्ट्रपति से मिलने गए, प्रियंका गांधी सड़कों पर आई, ये आपको क्या लग रहा है, किसान आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है? ये सही है या गलत है? देखिए, एक हर राजनीतिक पार्टी अपने ओर से लोगों की जो जनता की भावना होती है, किसी भी क्षेत्र में कोई असंतोष हो, तो ये तो व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। हर राजनीतिक पार्टी अल्टीमेटली क्या है, राजनीतिक पार्टी अपने मनसा अकेले थोड़ी चलाती है।
जो लोगों का जो विचार होता है, लोगों की जो भावना होती है, उसको व्यक्त करने का काम एक माध्यम होता है राजनीतिक पार्टी। कोई सामान्य किसान कोई संसद में आके थोड़ी बैठने वाला है। संसद में तो राजनीतिक पार्टी ही जाएगी, जो इलेक्टेड एमपी होगा या इलेक्टेड एमएलए होगा। तो वो तो राजनीतिक पार्टी को अपने ओर से लोगों की जो भावना है उसको व्यक्त करने का काम तो होता ही है। तो अगर वो गए, मार्च किया उन्होंने, तो ठीक है, हर पार्टी को अपने अपने तरीके से अधिकार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया प्रफुल्ल पटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। करने की जरूरत जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।